हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह को हम लगा रहे हैं 2026 वाला 5वां संस्करण को लगा रहे हैं, जो कि बिहार की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये बुक आपके लिए होने वाली है। इसमें अभी तक अगर हम बात किया है तो बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का पलटन, बिहार की जनगणना, बिहार की राज व्यवस्था, यहाँ तक हमारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे तो बिहार की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। साथ में बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और विशेष कुछ बिहार के विविध होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। तो आज हमारी एक ही वीडियो में आपके 3 टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो बिहार की कला संस्कृति हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो, ये बिहार के प्रमुख विविध होने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो उनको भी एक बार कोशिश करिएगा सारी वीडियो देखने का, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और कोई भी अगर वीडियो मिस होती है तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि हमारा काम था वीडियो बनाना, जो कि हम बना रहे हैं, आप लोग क्लियर कर रहे हैं। आपका काम है उसको अच्छे से कवर करना और देखना। यहाँ पर हम सबसे पहले बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में जो है बात करने वाले हैं। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की अगर पहचान है तो बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव और लोगों के रहन सहन की महत्वपूर्ण स्थान ही होता है, जिसको हम सांस्कृतिक जीवन की पहचान के रूप में जो है देखते हैं। और अगर बात की जाए कलात्मक दृष्टि से, अगर हम कला की दृष्टि से बात करें तो बिहार का इतिहास जो है बहुत बहुत ही बहुआमी है और एक समृद्ध इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। एक तरीके से देखा जाए बिहार का इतिहास बहुत ही मिला जुला इतिहास है, जहां पर स्थापत्य कलाएं हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला है, साथ में आधुनिक काल की बात किया है तो संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार जैसे अधिक विकसित देखते हुए यहाँ पर जो है आपका बिहार का इतिहास मिलता है। एक छोटी सी हमने ओवर व्यू बात की है, इंट्रोडक्शन की बात की है। अब एक एक करके चीजों पर बात करेंगे। बिहार के सबसे पहले हम कला रूपों पर बात किया है। सबसे पहले स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, फिर चित्रकला के बारे में बात करेंगे, संगीत कला के बारे में, नृत्य एवं लोक नाट्य कला के बारे में, पर्व, त्योहार और मेले के बारे में बात करेंगे। ये सभी टॉपिक 6 के 6 टॉपिक हम बिहार में समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले मौर्य काल आता है। बिहार में कला परंपरा के स्थायी जो प्रमाण हैं मौर्य काल से ही प्राप्त आपके होते हैं। मौर्य काल के दौरान राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा स्थापत्य कला के कुछ रूप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ही पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद के अवशेष मिले हुए हैं, और यहाँ से ही एक विशाल कक्ष के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जहां पर 80 स्तंभ बना हुआ है। गोलाकार स्तंभ के एकास्म पत्थर से बना हुआ है, और यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी पर निर्मित है। पत्थर के स्तंभ की जगह लकड़ी से जो है निर्मित था। अब इसी दौरान क्या हुआ कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्मक पत्थर के स्तंभों का भी निर्माण करवाया, और इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति जो है बनी हुई है, जो कि उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। उल्टा कमल का फूल बना हुआ है, इस पर पशुओं की आकृति जो है बनी हुई है, और ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बिहार में आप सभी को पता होगा लोरिया नंदनगढ़, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण में है, लोरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, और बसाड़ वैशाली में है, और ये सभी आपके बिहार में ही स्थित है। ये एकास्म जो स्तंभ हैं चुनार के धूसर बालू पत्थर से निर्मित किए गए हैं, और इन पर जो सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग जो है किया जाता है। अब इसी के दौरान आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों ने अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का भी निर्माण जो है करवाया था, और गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग जो है इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है। अब किसने निर्माण कराया? अशोक ने करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा करवाया गया था बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी गुफाओं का निर्माण। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए। मौर्य काल की मूर्ति जो है विशेष अवशेष जो है पटना में मिलते हैं और उसके आसपास देखने को मिलते हैं, और पटना में जो यक्ष की 2 मूर्तियां हैं वहां से प्राप्त हुई हैं, जो कि हल्के भूरे रंग के बालू पत्थर से निर्मित है। साथ ही पटना की अगर बात किया है लोहानीपुर से पुरुषों में नग्न रूप में 2 मूर्तियों की भी प्राप्ति यहाँ पर होती है, और ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां ऐसा माना जाता है, जो कि इनके निर्माण जीवन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में इनका निर्माण जो है हुआ है। कहां पर हुआ है? पटना के लोहानीपुर में हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है वो जैनियों से संबंधित है। इसके साथ ही पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति भी मिली है, जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है, जो भूरे रंग के बालू पत्थर से निर्मित है, और यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित जो है करती है।
अब मौर्य काल के बाद हमारा हमारा आता है पाल काल। पाल काल में भी बहुत ज्यादा प्रमुख चीजें मिली हैं। पाल काल के दौरान स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों के ही अवशेष मिले हुए हैं। इसमें ओदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार पाक कला के प्रमुख उदाहरण थे। इनका निर्माण जो है ईंटों से निर्मित किया गया है, जिसमें आंगन, आंगन के चारों ओर बरामदे, बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास की कमरे जो है इनकी प्रमुख विशेषता के रूप में बताए गए हैं। इसके बाद गया में जो निर्मित विष्णुपद मंदिर है जो है बना हुआ है, एक पालकालीन मंदिर है जो कि अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है। या रखेगा यहाँ पर छोटा सा अपडेट हम देना चाहते हैं कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। या रखना है इस ऐप का हम नाम लिख देते हैं, जिससे क्या होगा आपको सर्च करने में परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो गया में जो निर्मित बना है विष्णुपद मंदिर जो कि पालकालीन मंदिर है और स्थापत्य का बहुत ही सुंदर नमूना है। पाल काल में ही बात की जाए तो मूर्ति कला में पत्थर और कांसे के दोनों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कांसे की मूर्ति का जो प्रमुख रचनाकार हैं धीमन एवं बिट्ठपाल को जो है माना जाता है। पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के जो कि समकालीन थे। कांसी से बनी ये जो मूर्तियां हैं वो सांचे में ढाली गई थी और अनेक नमूना नालंदा और कुर्क बिहार पटगया से जो है प्राप्त होते हैं। पाल काल की बात किया है तो पत्थर की मूर्तियों में काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। पत्थर की मूर्तियों की बात किया है काले बेसाल्ट की बनी हुई हैं और ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त जो है की गई हैं। इन मूर्तियों की बात किया है तो बौद्ध एवं हिंदू धर्म दोनों के ही विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पाल काल में जो काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियां बनी हैं मुंगेर के पहाड़ियों पर से प्राप्त हुई हैं। साथ ही यहाँ पर जो बौद्ध और हिंदू धर्म से विशेष प्रभाव देखने को मिला है। अब मौर्य काल पाल काल के बाद हमारा मध्यकालीन स्थापत्य आता है जो कि इंपोर्टेंट है। तुर्क काल के सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है बिहार में शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा स्थित है। रखना है जो कि इसका निर्माण 1353 ईस्वी में करवाया गया था। तुगलक शैली में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही अफगान शैली का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना भी मिला है शेरशाह का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण सासाराम में करवाया गया था 1545 ईस्वी की मध्य। एक झील भी है जहां पर अष्टकोणीय आकार का मकबरा का एक चबूतरा पर बना हुआ है जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी है और एक छत एवं बृहद गुंबद का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां और इस्लाम शाह का मकबरा भी बनाया गया है। इसके बाद मुगल शैली की इमारत की बात करें तो बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जो है 1617 ईस्वी में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है जो कि मुगल शैली में बना है और जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने इसको जो है बनवाया था। जिसका निर्माण की बात किया है लाल पलुआ पत्थर से हुआ है और सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके प्रमुख आकर्षण के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये सभी आया तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी आए थे, तो यूरोप से आए थे, तो यूरोपीय स्थापत्य कला की बात की है गौथिक शैली देखने को मिली थी यूरोपीय चित्रकला में। गौथिक शैली जो है पटना के समाहरणालय और पटना कॉलेज भवन में बांकीपुर चर्च और पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली इसके प्रमुख उदाहरण है जो कि हॉलैंड शैली पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी का पादरी की हवेली। नवीन यूरोपीय शैली की बात किया तो पटना का जो राजभवन है, पटना सचिवालय है और उच्च न्यायालय है, ये नवीन यूरोपीय शैली का निर्माण देखने को मिला है। गोलघर ये बहुत प्रसिद्ध है बिहार में। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला की गुंबद कला का प्रमुख उदाहरण नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस का निर्माण भी जो है करवाया गया है। तो ये पूरा हमारा अभी तक स्थापत्य कला था बिहार में। अब हम बिहार में हम चित्रकला की बात कर लेते हैं। चित्रकला में पटना कलम सबसे प्रमुख है। पटना कलम की बात करें तो 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली और ब्रिटिश शैली के साथ साथ स्थानीय कला शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है और एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ था जिसे पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली तीनों का ही मिलता जुलता रूप को पटना कलम शैली के रूप में जानते हैं। इस कला शैली की जो प्रमुख विशेषता है लघु चित्रों का निर्माण था। लघु चित्रों का निर्माण है और इसका निर्माण कागज एवं हाथी दांत पर जो है किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु, सामान्य जीवन के चित्रों की प्रधानता देखने को जो है मिलती है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो मधुबनी चित्रकला, ये चित्रकला के अंतर्गत ही आता है। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला को प्रचलित किया गया है। इसके प्रमुख रूप में भित्ति चित्र और अरिपन जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो कि प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक और वनस्पतिक चित्रों की
प्रधानता एक तरीके से धार्मिक और वनस्पति चित्र जो है मधुबनी चित्रकला में बनाए जाते हैं। इसके बाद आती है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा कला जो है बिहार के भागलपुर उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित थी और स्थानीय लोक कला भी इसे कहते हैं। इसमें लोक कथा लोक गाथाओं को चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहानी को क्रमिक रूप से और श्रृंखलाबद्ध इसमें चित्रित किया जाता है और यह कला बिहुला बिसाहरी की लोक कला पर आधारित है। मधुबनी चित्रकला और मंजूषा चित्रकला के बाद एक आती है थंका चित्रकला, जो कि गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं पर संबंधित चित्रकला है, जिसे थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके, और थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आती है जादव पटिया चित्रकला। जादव पटिया चित्रकला है वो संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है और यहाँ पर जनजातियों के कपड़े या कागज पर जादव पटिया चित्रकला को किया जाता है। तो जादव पटिया चित्रकला एक नई चित्रकला देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा स्थापत्य कला आया, चित्रकला आया, तो संगीत कला के बारे में बात की जाए। बिहार में उत्सव त्योहार और शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का बहुत प्रचलन देखने को मिलता है। हालांकि बिहार में क्या सभी जगह देखने को मिलता है। अब इसमें एक आता है चैता। जो चैता होता है वो चैत माह में गाए जाने वाला लोकगीत होता है। एक होता है फाग, जो फागुन माह में होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत होता है। कजरी जो कि इंपोर्टेंट है, यह सावन के समय में युवक और युवतियां जो होती हैं लोकगीत को गाती हैं। 12 मासा, इसे वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं पर गीत का वर्णन किया जाता है। जांत सारी, महिलाओं के द्वारा चक्की या जांता उपयोग करते समय इस गीत को गाया जाता है और जांता का उपयोग करते हुए जांत सारी गीत का प्रचलन में आ गया। एक आता है नचारी। नचारी भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है और विख्यात जो कवि हैं विद्यापति के गीतों का इसमें संकलन जो है किया गया है। इसके बाद आता है सोहर। शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा इसको गाया जाता है। एक आता है सुमंगली और लगनी। विवाह के शुभ अवसरों पर महिलाएं सुमंगली या लगनी लोकगीत को गाती हैं। एक आता है बटोइया, जो देशभक्ति से भरा है और इस गीत जो है श्री रघुवीर नारायण की रचना जो है की है। एक आता है फिरंगिया, देश की भक्ति से भरा गीत है। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय यह बहुत अधिक प्रचलन था फिरंगिया। इसके बाद आता है पूर्वी, जो बिरहनिया अपने दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती हैं, जिसे पूर्वी के नाम से जानते हैं। तो ये आपके बिहार की संगीत कला है, लोकगीत है, जिनको आप थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। आपके क्षेत्र से और आपके क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाया जाता है कमेंट करके एक बार बताने की कोशिश जरूर करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लोक नृत्य एवं लोकनाट्य। लोक नृत्य लोकनाट्य में जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य जो होता है वो होली के अवसर पर गांव की टोली के द्वारा गीत एवं नृत्य को किया जाता है, जिसे जोगीड़ा नृत्य कहते हैं। एक आता है लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य भी शुभ अवसर एवं त्योहारों में पुरुष के द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। एक आता है करिया झूमर नृत्य। यह मिथिला क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, स्थानीय नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। लड़कियां समूह में गाती हैं और नृत्य करती हैं। एक आता है झिझिया नृत्य। यह ग्रामीण लड़कियां या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है जिसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करते हैं, जिसे झिझिया नृत्य के रूप में जानते हैं। तो ये लोक नृत्य है ना। एक फिर आता है सामने चामा चकेबा। सामा चकेबा जो होता है वो कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। भाई बहन से संबंधित होता है, जिसे सामा चकेबा कहते हैं। एक आता है ढोमकच। ढोमकच जो लोक नृत्य होता है विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक तरीके से हास्य परिहास वाला नाट्य होता है, जिसे ढोमकच कहा जाता है। एक आता है जट जटन। जट जटन भी एक वैवाहिक जीवन से प्रदर्शन के लिए किया जाता है। फिर एक आता है विदेशिया। पुरुष तथा पुरुष के द्वारा महिला का रूप धारण करके नाट्य किया जाता है, जिसे विदेशिया कहा जाता है। और यह लौंडा नृत्य का नाट्य का ही रूप है, जो विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति पर आधारित होता है, जिसे विदेशिया लोकनाट्य या लोक नृत्य के रूप में इसको जानते हैं। अब ये हमारी जितने भी स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला थी। पर्व और त्योहार आते हैं कि बिहार में पर्व त्योहार कौन से मनाए जाते हैं। हालांकि बहुत से पर्व त्योहार तो ऐसे हैं कि भारत के साथ साथ बिहार के साथ साथ पूरे भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन हमें पर्वों को देखना चाहिए बिहार में कौन कौन से मनाए जाते हैं। इसमें आता है सबसे पहले वसंत पंचमी। वसंत पंचमी जो होता है बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है। विद्यार्थियों के जीवन में संबंधित है, सरस्वती की पूजा की जाती है, बहुत अधिक लोकप्रिय होता है। फिर आता है एक रामनवमी। रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है और झांकी जो है निकाली जाती है। एक आता है होली, जो फागुन माह की पूर्णिमा को त्योहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है।
फिर एक शिवरात्रि आता है, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर इसको मनाया जाता है। रक्षाबंधन, श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधी जाती है, रक्षा का वचन देती है, इसे रक्षाबंधन कहते हैं। फिर तीज, तीज जो होता है यह व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखती हैं। महिलाएं कठोर उपवास को इसमें करती हैं। फिर जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर भादों के महीने में अष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं। विजयादशमी, विजयादशमी सभी को पता होगा, आश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है, जिसे विजयादशमी कहा जाता है। दीपावली, कार्तिक माह में अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान राम के द्वारा रावण का वध करके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दीपावली को मनाते हैं। गोवर्धन पूजा, दीपावली के अगले दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय बैल का पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा, बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार छठ पूजा ही है। कार्तिक मास की 5वीं या छठी तिथि को त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य जल की पूजा जो है की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस शोभा यात्रा निकाल कर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में ही हुआ था। महावीर जयंती आती है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है महावीर जयंती। बुद्ध जयंती, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे अब आते हैं मेले। मेले के बाद क्या है, तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर इसे सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है, लेकिन हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से बहुत प्रमुख है। सेकंड आता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग जो है गंगा स्नान करके हरिहर नाथ की पूजा करते हैं और इसी दिन सोनपुर मेला का 1 मास के लिए प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद वैशाली मेला, महावीर की जन्मस्थली चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन होता है। इसके बाद जानकी मेला, सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली चैत्र मास में जानकी मेले का आयोजन होता है। सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी मेला के नाम से जाना जाता है। शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष जेठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। फिर आता है पितृ पक्ष का मेला। प्रत्येक वर्ष हर वर्ष सितंबर से अक्टूबर के माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फाल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, यहाँ पर पिंड दान करने आते हैं, जिसे पितृ पक्ष का मेला लगता है। फिर आता है मंदार का मेला, जो बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। एक आता है मलमास का मेला। राजगीर में मलमास मेले में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करते पूजा करने आते हैं, इसे मलमास का मेले के रूप में जानते हैं। बिहार की कुछ बहुभूति उनके उपनाम है, जैसे कुंवर सिंह का नाम बाबू के नाम से जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रतन या अजातशत्रु के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से, वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन के नाम से, इसके बाद आपके जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं। ये ऐसे विभूति हैं बिहार की जिनके कुछ उपनाम हैं, इनको आपको याद कर लेना चाहिए, मिलाने के लिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, है ना। तो एक एक करके टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आई थिंक सारे टॉपिक आप लोग क्लियर होते ही चल रहे होंगे। अब हम सबसे पहले प्राचीन काल की बात कर लेते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो प्राचीन काल में गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और मध्यम मार्ग का इन्होंने प्रतिपादन किया हुआ है। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ है। इनका संबंध ज्ञात्रक कुल से था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वे 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जंबिक ग्राम, याद रखना है, जंबिक ग्राम में त्रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ने केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मोक्ष की इनको प्राप्ति हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित के रूप में प्रदान किया था।
इसके बाद आते हैं चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री थे और राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर अर्थशास्त्र की इन्होंने जो है रचना की हुई है। इसके बाद आते हैं अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान और सबसे प्रमुख शासक रहा है अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक को अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और प्रसार के लिए स्तंभ और शिलालेखों का प्रयोग किया था। इसके बाद आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला को रखी है और आर्यभट्टियम तथा आर्य सिद्धांत की इन्होंने रचना भी की है। उन्होंने आर्यभट्ट ने दशमलव और शून्य का आविष्कार भी किया है, आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद आते हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की है। इसके बाद पाणिनि का नाम आता है। पाटलिपुत्र के निवासी पाणिनि ने बात किया है संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना की है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं जीवक। जीवक की बात किया तो जीवक बिंबिसार का समकालीन था, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध और उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार करने के लिए बिंबिसार ने जो है भेजा था। फिर इसके बाद अश्वघोष का नाम आता है। अश्वघोष थे बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे, कनिष्क के समकालीन थे और प्रसिद्ध रचना इनकी बुद्ध चरितम है। इसके बाद बाणभट्ट का नाम आता है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षचरित और कादम्बरी की इन्होंने रचना की है और कादम्बरी जो है विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास के रूप में जाना जाता है, जिसे बाणभट्ट कहा जाता है। ये सभी बिहार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, इसके बारे में याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दीपांकर श्रीज्ञान का नाम। दीपांकर श्रीज्ञान जो है थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था और बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मंडन मिश्रा। मंडन मिश्रा जो थे मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक रहे हैं। शंकराचार्य के साथ उन्होंने शास्त्र भी किया हुआ है। अब ये प्राचीन काल से संबंधित व्यक्तित्व थे। अब आते हैं मध्यकाल से संबंधित। मध्यकाल में अगर बात किया है तो मखदूम, शरफुद्दीन, अहया, मनीरी, ये भैया पूरा एक ही नाम है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो समझ लेना। मखदूम, शरफुद्दीन, याहुआ, मनीरी और 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे ये। इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया हुआ है। इसके बाद शेरशाह का नाम आता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक था जिसने मुगल सत्ता को समाप्त करके सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जनकल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात जैसे व्यापक सुधार जो है किए हुए हैं। इसके बाद आता है विद्यापति का नाम। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। इन्होंने मैथिली और संस्कृत की काफी रचनाएं जो है प्रसिद्धि प्राप्त पाई है। संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विवाह सागर, कथा, काव्याली प्रमुख है और मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। सिखों के लिए पंचककार के कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को इन्होंने मैंडेटरी अनिवार्य बना दिया था। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी के द्वारा इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। प्राचीन मध्यकालीन के बाद फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के व्यक्तित्व की बात किया तो पीर अली का नाम प्रमुख है। पीर अली जो थे पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता। पटना में 1857 क्रांति का इन्होंने बिगुल फूंका था, डंका बजा दिया था। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात इन्हें फांसी की सजा पर लटका दिया गया। इसके बाद आते हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में। जगदीशपुर के जमींदार जिन्होंने 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में इन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष करके कठिन चुनौती को सामना किया था। फिर आते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। मौलाना मजरुल हक का नाम आता है तो बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे मौलाना मजरुल हक। उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन में एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। उन्होंने पटना के 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने उन्हें देशभूषण के रूप में कहते थे। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में गांव में हुआ था। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रहे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। याद रखिएगा, अभी हमने जो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात की है, अभी हमने प्राचीन मध्यकालीन की बात की, अभी आधुनिक बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हसन इमाम की बात। पटना के निवासी थे। हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर आते हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जो जन्म है 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। भोजपुर का शेक्सपियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। विदेशियां उनकी सबसे प्रमुख कृति थी। इसके बाद नाम आता है सर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। 1937 ईस्वी के वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 में भारत सरकार में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम आता है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राजकुमार शुक्ला का नाम आता है। चंपारण के प्रसिद्ध यह नेता थे राजकुमार शुक्ला। इसके बाद अगर बात की जाए किसानों की दुर्दशा के प्रति इन्होंने जो है कांग्रेस और गांधी जी का जो है असहयोग में योगदान जो है ध्यान खींचा था। राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। इसके बाद आता है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस की बात किया तो 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पद इन्होंने धारण किया था, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस था, याद रखना है। इसके बाद नाम आता है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था नवादा के खनवा में, लेकिन इनका जो पैतृक गांव है वो शेखपुरा के बरबीघा में था। और बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने और कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। हिंदी के प्रख्यात लेखक थे, कवि, निबंधकार थे रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप में इन्हें जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में उपलब्धि प्राप्त हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसनवती इनकी जो है प्रमुख रचनाएं थी, रखना है। इसके बाद नाम आता है फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज में अरोही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में इनका आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना जो है मैला आंचल थी, याद रखना है। इसके बाद नाम आता है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1887 में औरंगाबाद के कोई अवा में हुआ था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। बिहार विभूति की संज्ञा इन्हें दी गई थी। इसके बाद नाम आता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन शवनयज्ञ आंदोलन से प्रारंभ हुआ। 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया। स्वतंत्रता के पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 में इन्हें मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अंतिम में आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों को अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की और हुंकार पत्रिका में अपने विचारों को प्रस्तुत जो है किया हुआ था। तो अभी हमने प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर को जो जन्म है 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और गरीबों के मसीहा के रूप में कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। 1970 में मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। इसके बाद आता है नाम राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन की बात किया है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। मूल नाम केशवनाथ पांडे था। इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ज्ञान भंडार के लिए इन्हें महापंडित की उपाधि जो है दी गई थी। बिहार के किसान आंदोलन के प्रमुखता से भाग लिया। शिवान की अंबारी या अन्नावारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया है। नाम आता है खान बहादुर खुदाबख्श खान। इनका जन्म 1842 के सिवान के उखई में हुआ था। इन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात किया तो इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनी गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जेल भी गए। युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता की मूल, संघमित्राओं, तथागत आदि हैं। इसके बाद नाम आता है नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला में मौलिक रूप से रचनाएं लिखी हैं।
प्रसिद्ध रचनाओं में योगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनमा, सतरंगी पंखों वाली और तालाब की मछलियां आदि हैं। इसके बाद नाम आता है बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 के बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। शहनाई वादन के रूप में इन्हें विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के लाल किले पर शहनाई का वादन किया था। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। कुछ बिहार की विभूति है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला था। स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जयप्रकाश नारायण 1999 में भारत रत्न दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी, आजाद दस्ता के संस्थापक, संपूर्ण क्रांति के जनक। बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न मिला। सुप्रसिद्ध सेनाई वादक, बिहार के गौरव से नाम से सम्मानित। कर्पूरी ठाकुर 2024 में भारत रत्न मिला। समाजवादी नेता, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार में आरक्षण के जन्मदाता के रूप में इन्हें जो है जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बिहार विशेष विविध के बारे में, और आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम चैप्टर है बिहार विशेष। बात करेंगे, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आपको लगे कि फैक्ट है पर एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ना, तो थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। क्वेश्चन आता है बिहार के प्रथम विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? पूरे विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लक्ष्मी था, जो कि वैशाली में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय कहेंगे। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कहा जाए तो पाटलिपुत्र को कहेंगे। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कहा जाए आर्यभट्ट को कहेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलेंगे। ब्रिटिश शासन में प्रथम बार भारतीय राज्यपाल की बात किया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के कहेंगे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स स्पिटन 1935 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम 1947 में बनाए गए। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, 1937 में बनाए गए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बनाए गए। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा को बनाया गया। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को बनाया गया। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को चुना गया। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनार्ड जेम्स कैमियर को बनाया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली बनाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री ललित मोहन शर्मा को बनाया गया। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया रामदयालु सिंह बनाए गए थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह को बनाया गया। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा हैं। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में स्थापना की गई। बिहार का प्रथम बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में स्थापना की गई। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर था, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस था। बिहार की प्रथम नगरपालिका की बात करें आरा थी। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश था, जो कि 1587 में आया था। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात किया जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, हालांकि अब यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ मेला है, जो कि सोनपुर में लगता है, पशु मेला के रूप में इसको जाना जाता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी में है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना जिले में है। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा जिले में है। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना की गई। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज है, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला की बात करें तो शिवहर जिला है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 10 चैप्टर की बात की है, जो कि बिहार के इंपोर्टेंट थे।
हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बीपीएससी पीटी प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी 71 बीपीएससी से लेकर आपके 47 बीपीएससी तक जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इनको वन लाइनर बात करेंगे जो कि बिहार से ही संबंधित होगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एक तो ये वीडियो भी थोड़ा बड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 47 से 71 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपरों के। कहीं ना कहीं इस वीडियो को अलग बनाएंगे, पर्पज है कि और भी जो बीपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो नहीं देखेंगे, बाकी लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो अच्छे से देख पाएंगे, बाकी लोग बिहार की बुक को पूरा जो है कवर कर पाएंगे। तो बीपीएससी प्रश्नावली के जो आपके क्वेश्चन है इनको हम एक अलग ही वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना है, जिसमें आपके बीपीएससी, एईडीओ, सीडीपीओ के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक आप लोगों ने पूरी बुक कवर कर ली होगी, अगर नहीं किया तो ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बुक आपकी होने वाली है। तो आज समाप्त करेंगे, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।